हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम्स। तो ये रहा पेपर को तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कितने मार्क्स के होंगे, कैसे आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो वो पार्ट अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे देती हूँ आई बटन पे, वो वीडियो भी देख लेना। और आज हम करते हैं सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे जो हैं ये एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 एमसीक्यूज़ होंगे, इसीलिए 15 मार्क्स का दिया हुआ है। सो एक एक मार्क का होगा ये क्वेश्चन। सो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है द SGST पेड बाय अ कस्टमर to the shopkeeper for an article which is priced at ₹500 is ₹15, यानी कॉस्ट आर्टिकल की 500 है और GST 15 रुपीज़ पे कर रहे हैं। सो द रेट ऑफ GST चार्ज इज़ ओके, SGST 15 रुपीज़ है और हमको रेट ऑफ GST पूछ रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए देखो क्या करते हैं हम, लेट द SGST रेट भी X% ले लेते हैं। SGST रेट क्यों लिया X%? बिकॉज SGST का ही मनी दिया हुआ है ना। तो SGST परसेंट X% ऑफ ₹500 दिया हुआ है, 15 रुपीज़ है, यानी कि X/100 इंटू 500 इज़ इक्वल टू 15 है। तो X क्या होगा? X इज़ इक्वल टू 15/5, दैट मीन्स 3%। लेकिन ये SGST है और GST क्या होता है? SGST और CGST को ऐड करते हैं तब आता है, यानी कि 6% विल बी द आंसर। इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 2, लिखा है व्हेन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, remember real and equal, then the discriminant of the quadratic equation is infinite, positive, 0 and negative. The correct option will be 0. b square minus 4ac is equal to 0 तभी होता है जब रूट्स रियल और इक्वल हों। Now next है नंबर 3, if x minus 1 is a factor of 2x square minus ax minus 1 then the value of a is। तो हम a की वैल्यू कैसे निकालें? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो x है ये हम चलो निकाल देते हैं। x क्या आ रहा है? x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस 1 की वैल्यू जो है, मतलब x की जो वैल्यू है ये हम डालते हैं इस पॉलिनोमियल में। तो हमारा होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई x का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस a इंटू x, यानी कि a इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बिकॉज x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये 0 होना चाहिए। 2 माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ गया, a इज इक्वल टू आ रहा है 1। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ 1। नाउ कमिंग टू नंबर 4, लिखा है गिवन ABCD, ये एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड बाई X मैट्रिक्स इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स है PQ। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X इज, नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X के लिए हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? M इंटू N मल्टीप्लाइड बाई N इंटू P इज इक्वल टू प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होता है? M इंटू P होता है। तो इस केस में हमको फर्स्ट मैट्रिक्स पता है, वो क्या है? 2/2 है मैट्रिक्स, तो हम लिख सकते हैं कि ये तो 2/2 है। इसका मतलब हमको m और n तो पता है, ठीक है। नेक्स्ट है n इंटू पी, वो हम बाद में पता करेंगे, इज इक्वल टू m इंटू पी। हमको प्रोडक्ट मैट्रिक्स पता है कि इसमें 2 रो और 1 कॉलम है, यानी कि ये 2/1 है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो क्या होने वाला है। सेकेंड मैट्रिक्स हमारा होगा n मल्टीप्लाइड बाई पी। n यहाँ पे 2 है और p है 1, सो हमारा 2/1 का आ गया। 2/1 आ गया, इसका मतलब कि C ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू नंबर 5, 57, 54, 51, 48 एंड सो ऑन आर इन AP। द वैल्यू ऑफ 8th टर्म इज़ ओके। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि AP का हमको क्या क्या मालूम है। हमको फर्स्ट टर्म A मालूम है, दैट इज़ 57, ठीक है। हमको कॉमन डिफरेंस D मालूम है, मतलब निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें
तो हमारा आंसर आएगा -3, तो कॉमन डिफरेंस भी पता है। ओके, तो हमको 8th टर्म निकालना है। तो 8th टर्म जो होता है वो होता है a + 7d या a + n-1 × d, दैट इज 7d। सो इसका मतलब होगा a यानी कि 57 + 7 × d, दैट इज -3। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 57 - 21, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 57 - 21 कितना होता है? 36 होता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 36। कमिंग टू नंबर 6, द पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स दिए में पी क्यू, इज इनवेरिएंट अबाउट x इज इक्वल टू पी अंडर रिफ्लेक्शन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज a डैश इज। नाउ अगर कोई पॉइंट इनवेरिएंट होता है किसी भी लाइन पे, भले वो x एक्सिस हो, y एक्सिस हो, या ऐसी लाइन हो जैसे x इज इक्वल टू p, दैट मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स, कुछ भी हो, लेकिन इनवेरिएंट पॉइंट जो रहता है उसका इमेज भी सेम ही रहता है। इसका मतलब अगर द पॉइंट इज ए पी क्यू, तो हमारा जो इमेज होगा वो भी पी क्यू ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो सेम है एज द पॉइंट ए, तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू नंबर 7, इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय द एक्सियम। नाउ ये चारों में से कौन सा एक्सियम यहाँ यूज़ हुआ है? सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो कि ये जो डी ऑप्शन है ना, RHS, ये तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया बिकॉज सिमिलैरिटी का तो ये एक्सियम ही नहीं है RHS। अब ए बी सी में से हमको देखना है। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, देखो दो ये दिए हुए हैं साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है 90-90 इक्वल है, ठीक है। तो यानी एंगल तो रहेगा ये एक इक्वल, और साइड वाला पार्ट ऐसे देखो कि ए बी अपॉन ई डी कितना होता है 4/24 यानी कि 1/6, और बी सी अपॉन ई एफ क्या होता है 3/18 दैट इज़ 1/6। तो ये फिर हमारा SAS यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इससे ये प्रूफ हुआ है सिमिलैरिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। Number 8 is the volume of a right circular cone with same base radius and height as that of a right circular cylinder is 120 cubic centimeter. The volume of the cylinder is, तो हम कैसे पता करेंगे volume of the cylinder? Let us do this sum. Now see, हमको वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये दिया हुआ है कितना है 120। तो और सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पाई r स्क्वायर के h कितना होगा? 1/3 को उधर ले जाओ, सो ये हो जाएगा 120 × 3/1, दैट मीन्स इट इज़ 360 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी 360 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू नंबर 9, लिखा है द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इन इक्वेशन इज -8 ≤ 2x <8, और लिखा है x इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर। तो अब हमको वो सॉल्यूशन सेट पता करना है। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो देखो पहला पार्ट है -8 इज <= 2x, इसका मतलब x क्या होगा? 2 इधर लेकर के जाओ तो -8 / 2, यानी कि x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू -4 है। क्लियर है? मैंने ऐसे उल्टा लिख दिया है बट वो क्लियर हो रहा है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -4 है। और दूसरे केस में 2x इज़ लेस देन 8 है, यानी x इज़ लेस देन 8/2, यानी x इज़ लेस देन 4 है। तो अब देखो -4 से चालू हो रहा है x और 4 से पहले ख़त्म हो रहा है बिकॉज लेस देन का साइन है, यानी 3 तक, यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 होना चाहिए एक्चुअली, बट बिकॉज x इज़ एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर तो हम लेंगे 0 से ही। तो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे बिकॉज लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। सो 0 1 2 3 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नंबर 10, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज PS. The value of PS is, now sun rising from the east, this is a certainty, that means it is universal truth. So universal truth जो होता है वो 1/1 ही होती है उसकी probability। 1/1 का मतलब हो गया 1, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ना हमारा 11th नंबर सम है, एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इफ़ 2x01 + 3, फिर मैट्रिक्स है 2 1 4 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट मैट्रिक्स 8 8 12 1, द वैल्यू ऑफ x इज। तो चलो ये सम सॉल्व करते हैं।
सो हम सबसे पहले इसका ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 3 से सबको मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12, 3 0 0, दैट इज इक्वल टू 8 12 8 1। सो अब हम अगर इन सबको करें तो 2 + 6 x + 3, 0 + 12, 1 + 0 इज इक्वल टू 8 8 12 1 होता है, यानी कि 6 + 2 8, x + 3 नीचे 12 1 इज इक्वल टू 8 8 12 1 हो रहा है। अब बिकॉज दे आर ऑर्डर्ड पेयर, दे इक्वल है, यानी इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, यानी x + 3 इज इक्वल टू 8 है, यानी कि x की वैल्यू 8 - 3 5 आ गई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now sum number 12 है, the centroid of a triangle ABC is G 6, 7 if the coordinates of the vertices A, B, C are A, 5, 7, 9 and 5, 7 respectively. The value of A is, okay, let us do this sum. Now coordinates of centroid G क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड G अगर हमको x निकालना होता है तो हम निकालते हैं x1 + x2 + x3 अपॉन 3। यहाँ हमको सेंट्रॉइड का x पता है, वो है 6, x1 a है, x2 7 है, x3 5 है अपॉन 3। सॉल्व करो तो 6 3 जार 18, 18 इज इक्वल टू 12 + a आ रहा है, यानी कि a की वैल्यू 18 - 12 होगी, दैट इज 6 होगी a की वैल्यू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now number 13, in the given diagram AC is a diameter of the circle and angle ADB is equal to 35 degree, ठीक है। तो अब हमको बोल रहा है डिग्री मेजर ऑफ x इज, तो x हमको निकालना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले ये जो एंगल D है ये 35 है, तो एंगल C जो होगा ये भी 35 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये जो AB है ये कॉर्ड है, यही सेम कॉर्ड डी पे भी बना रहा है, यही सेम कॉर्ड सी पे भी बना रहा है। तो हमको सी तो देखो आ गया, वो है 35 डिग्री। ओके, नाउ एंगल बी, दूसरी चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो है, ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री होगा। वाई 90 डिग्री? बिकॉज ए सी यहाँ पे डायमीटर लिखा हुआ है और डायमीटर है और ये एंगल बना रहा है बी में, तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल है। तो एंगल इन द सेमी सर्कल है मतलब कि ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज ये ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें तीनों एंगल मिल करके बनाते हैं 180 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे कि ओके, ट्राइंगल ए बी सी में 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 होता है, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी यही है ट्राइंगल की। सो 90 + 35 कितना होता है? 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू हुआ 180 डिग्री। सो देयरफॉर x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट मीन्स 55 डिग्री। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सम नंबर 14 लिखा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज n+3 देन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर, ओके, लेट अस डू दिस सम। नाउ nth टर्म दिया हुआ है n+3 है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म यानी टर्म नंबर 1 क्या होगा? n की जगह 1 डालो, 1 + 3 इसका मतलब 4 होगा। टर्म नंबर 2 क्या होगा? n की जगह 2 डालो, 2 + 3 इसका मतलब 5 होगा। और थर्ड टर्म बोल रहा है, तो टर्म नंबर 3 क्या होगा? n की जगह 3 डालो, 3 + 3 6 होगा, यानी 4 5 6 ये हो गए फर्स्ट 3 टर्म्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now coming to 15th number sum of question 1, the median of a group frequency distribution is found graphically by drawing a linear graph, histogram, frequency polygon, या D में दिया cumulative frequency curve. So correct option will be a cumulative frequency curve जिसको हम उजाइव भी बोलते हैं। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो उसके लिए आ जाते हैं मोड के लिए, ठीक है। सो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके तो अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। पार्ट 1 हम पढ़ते हैं। लिखा है सलमान डिपॉजिट्स ₹1200 एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 years. If the rate of interest is 6% per annum
फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मैच्योरिटी। बहुत ही इजी सम दिया है और देखो क्वेश्चन की जो मार्किंग का जो पैटर्न है वो 4 4 4 करके दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब जो सेक्शन ए है उसकी मार्किंग अलग है। तो हमारे पास में प्रिंसिपल दिया हुआ है कि 1200 सलमान ने डिपॉजिट किया एवरी मंथ। कितने साल तक किया, तो टाइम है 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स का मतलब हो गया 5/2 ईयर्स, या मंथ में कन्वर्ट करो तो सॉरी इंटू 12 करो, तो इंटू 12 करे तो 30 मंथ्स हमारा ये एन आ गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है दैट इज़ 6% पर एनम दिया है। अब हमको निकालना है अमाउंट। सो जो इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला है PN इंटू n+1 R/100 और ये n इंटू n+1/2 और 1/12। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब हम वैल्यू सारी डालें तो 1200 इंटू n है 30, तो 30 इंटू 31/2, R है 6/100 1/12। तो 0000 यहाँ से काटते हैं, 12 कट जाता है, 2 3 6 होता है, तो 3 3 9 90 इंटू 31 हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 2790। ओके, सो आर इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹2790। प्रिंसिपल हमारा 1200 रुपया है ही फॉर 30 मंथ्स है, मतलब एन हो गया 30 मंथ्स। ये तो हमारा था, हमको चाहिए मैच्योरिटी अमाउंट ना, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज़ इक्वल टू PN प्लस I होता है। PN मीन्स 1200 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस द इंटरेस्ट विच हैज़ जस्ट कम, तो ये हो गया 36,000 प्लस 2,790, दैट मीन्स 38,790 is the maturity amount. This is the answer. Now देखो नेक्स्ट सम दिया हुआ है 2/2 3 9 M 81 एंड N आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड N। अगर ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, इसका मतलब 3/9 इज इक्वल टू 9/M इज इक्वल टू M/81 इज इक्वल टू 81/N। इसी तरीके से होता है जो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता है। ओके, नाउ हम इससे देखो एक एक करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे M की वैल्यू हम चाहें तो ये फर्स्ट 2 से निकाल सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3M इज इक्वल टू 81 आ रहा है, तो M इज इक्वल टू 81/3 27। तो हमारी M की वैल्यू तो आ गई 27 है, और N की वैल्यू यहाँ से लाते हैं। अब M की जगह अगर 27 डालो तो 27/81 इज इक्वल टू 81/N। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 27 मल्टीप्लाइड बाई N इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाइड बाई 81, तो N की वैल्यू 81 मल्टीप्लाइड बाई 81/27। 9 के टेबल में जा रहा है, 3 के टेबल में भी जा रहा है, तो 243 इज़ द आंसर। तो M 27 एंड 243। ओके, क्वेश्चन नंबर 2/3 है, प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सम है, हम करते हैं। तो चलो LHS हमने ले लिया, अब LHS को सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू RHS सॉल्व करके लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और cos A है, तो cos A इंटू cos A LCM लेके cos स्क्वायर ए प्लस cos A गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में खोलते हैं इसको, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि A स्क्वायर यानी 1 प्लस 2AB यानी 2 साइन ए प्लस B स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन, नीचे एक बार ऐसे ही रखो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, बाद में कर लेंगे, एक बार ऐसे ही रख लेते हैं। अब ऊपर देखो, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 होता है, बिकॉज आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए है हमारे पास में। ओके, नाउ नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिखा हुआ है। सो अब नेक्स्ट करते हैं 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, ये नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए, नीचे भी है 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल हो गया। अब बचता है हमारा 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है तो 2 सेक ए ही आता है। दही है RHS, तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 करते हैं। लिखा है द इनर सर्कमफरेंस ऑफ द रिम ऑफ अ सर्कुलर मेटल टब इज़ 44 सेंटीमीटर। तो ये जो हेमिस्फेयर दिया है इसका अंदर वाला सर्कल जो है छोटा, उसका सर्कमफरेंस 44 सेंटीमीटर है। फाइन नंबर ए द इनर रेडियस ऑफ द टब। इनर रेडियस के लिए हमको इनर सर्कमफरेंस चाहिए जो हमको दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना कि 2 पाई, अगर इनर रेडियस r है तो 2 पाई r हमको दिया हुआ है 44 है, तो r की वैल्यू क्या होगी 44 डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई तुम्हारे सब में लिखा हुआ है कि 22/7 लो, तो 44 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, तो ये हुआ 44 इंटू 7 हो गया 2 इंटू 22। सो ये अपना आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। इनर रेडियस तो आ गया। अब नंबर बी पूछ रहा है इसका, ये ए था। नंबर बी पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टब इफ़ इट्स आउटर रेडियस इज़ 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टब यानी बीच वाला जो पार्ट है उसका दे रहा है, यानी कि स्फेरिकल जो हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसके सिर्फ शेल वाले पार्ट की वॉल्यूम। इसका मतलब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। तो अगर हम 2/3 पाई r क्यूब बाहर वाला हेमिस्फेयर का वॉल्यूम में से माइनस करें अंदर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है वो आ जाएगा। तो यही हमको पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल लाना है हमको, यानी कि 2/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब, 2/3 पाई को कॉमन ले लिया, ये आ रहा है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। 2/3 पाई की जगह लिख दें 22/7, r कैपिटल R दिया हुआ है 8 क्यूब माइनस, अब तो स्मॉल r भी हमने निकाल लिया है, दैट इज़ 7 क्यूब इज़ इक्वल टू वॉल्यूम है। सो ये कट रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं कट रहा, तो 44 अपॉन 21 और ये 8 का क्यूब और 7 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब होता है 8 8 जा 64, 64 8 जार करो तो आएगा 512 माइनस 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 करो तो आंसर आएगा 343। दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, यानी कि 44 अपॉन 21 इंटू, इनको हम माइनस करें, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, 4 में 3 गया 1, तो ये जा रहा है। तो ये तो 21 169 तो सिर्फ 13 से जाता है, तो फिर ये तो कुछ कटेगा नहीं, तो हम और कुछ नहीं बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे तो 21 है, 44 इंटू 169 जब करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 7436, ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ। तो 21 से डिवाइड करते हैं 7436 को, तो ये 3 से जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 हुआ, 113, ये जा रहा है 7 से 60 बड़ा हो रहा है 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 13 माइनस 5 हुआ 13 में 5 गया 8 आया 8 6, तो 21 से फिर 6 के लिए 4 से चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 2, तो 354 2/21 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। नाउ 3 पार्ट 2 दिया हुआ है फ्रॉम द गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, लिखा हुआ है नंबर ए राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। नाउ ए एंड बी का कोऑर्डिनेट देखो बहुत इजी है पता करना। ए जो है वो तो है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में तो वाई तो 0 होगा और ए पॉइंट हमको दिख रहा है 5 है तो 5,0 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाई एक्सिस में, इसका मतलब एक्स 0 होगा और वाई कहाँ पे टच कर रहा है 3 पे, तो ये 0,3 हुआ। ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब नंबर बी पूछ रहा है दैट इफ़ पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। सो नाउ पी का हमको कोऑर्डिनेट पता करना है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होगा और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1 होगा, ये y के लिए होगा। तो mx2 मतलब कि 2,0
प्लस 3,5 अपॉन m प्लस n दैट इज़ 2 + 3, और दूसरा हुआ 2 इंटू 3 प्लस n मतलब 3 × 0, ये होगा m प्लस n मतलब 2 + 3, तो 2 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 3 + 2 5, तो मतलब 5 3 ज़ा 15, ये तो 3 आ रहा है। और दूसरा वाला देखते हैं, 3 2 ज़ा 6 हो रहा है, प्लस 3 0 ज़ा 0, 3 + 2 5, तो ये हमारा 6/5 आ रहा है। तो ये होगा कोऑर्डिनेट्स P का। नाउ नंबर C दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन AB एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो, जिस भी लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका हमको एक पॉइंट पता है कि वो ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है, यानी 0,0 के थ्रू पास हो रहा है, और वो पैरेलल टू AB है। तो हम स्लोप ऑफ AB पहले निकालें, क्योंकि जो AB का स्लोप होगा वही उस लाइन का स्लोप होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है ना, दैट m1 = m2। तो AB का स्लोप निकालने के लिए हम वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 AB के लिए। तो AB यानी कि 3y2 - 0 अपॉन x2 0 - 5, यानी कि 3 अपॉन -5 या -3/5 करो। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -3/5 ही हुआ, बिकॉज m1 = m2। ठीक है, जब व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, वो लिख दो, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। ओके, सो नाउ हमारा ये पार्ट तो हो गया। अब हमको निकालना है इक्वेशन। तो इक्वेशन में हम पॉइंट्स लो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, y - y1 = mx - x1। तो y - 0 = स्लोप है हमारा -3/5 x - 0, यानी कि y = -3x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होता है -3x = 5y, या अगर एक ही तरफ रखो सारा तो हमारा इक्वेशन बनता है 3x - 5y = 0। सो दिस इज़ द इक्वेशन। नाउ कमिंग टू 3 इसमें ग्राफ शीट यूज़ करनी है। रिफ्लेक्शन का सम है, टेक 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट अलॉन्ग द एक्सेस एंड प्लॉट द ट्राइंगल OAB वेयर OAB तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल बना देते हैं ग्राफ शीट में। ओके, सो इसमें हम प्लॉट करते हैं ट्राइंगल OAB के लिए। O तो दिया 0,0, यानी यही पॉइंट है। A है 3, -2, तो ये रहा 3 और -2 यहाँ पे, ये है A। और B है 2, -3, तो 2 और ये रहा -3, ये हमारा पॉइंट आएगा B। तो अब OAB एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो O से B और A को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस लग रहा है। लेट अस सी। अब नंबर A में पूछ रहा है, रिफ्लेक्ट द ट्राइंगल OAB थ्रू द ओरिजिन एंड नेम इट एज OA', नाउ जब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। दोनों साइन चेंज हो जाते हैं मतलब कि जो A है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जो A है वो अगर अभी यहाँ पे हमारा दिया 3, -2, तो उसके दोनों साइन चेंज होंगे, यानी जो A' होगा वो बन जाएगा -3, 2, और जो B है ये है 2, -3, तो इसके भी दोनों साइन चेंज होंगे, यानी ये बन जाएगा -2, 3। तो इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं। तो O तो एज इट इज़ है, A' में -3, 2, इसका मतलब ये पॉइंट हमको मिल गया, हमारा A है, A' है, और A' लिख देते हैं, A' है, और B' है -2 और 3, मतलब कि यहाँ ये हमारा B' है। तो इनको अब हम यहाँ पे ट्रायंगल बना देंगे। तो ये भी O से हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, AB को भी ज्वाइन कर देते हैं, और ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ये हमारा A पार्ट हो गया। B पार्ट में बोल रहा है, रिफ्लेक्ट द ट्राइंगल OA', ऑन द y एक्सिस एंड नेम इट एज OA', अब ये O तो चलो एज इट इज़ है, A और A' और B' जब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होते हैं तो क्या होता है, y चेंज नहीं होता है, सिर्फ x चेंज होता है। इसका मतलब अगेन मैं अगर इसको लिखूँ तो रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस अगर मैं करूँ तो रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस A' अगर -3, 2 है तो A' हो जाएगा
इसका x चेंज हो जाएगा, y एज इट इज़ रहेगा। और सिमिलरली b डैश अगर -2,3 है तो इसका भी y सेम है, x चेंज हो जाएगा मतलब कि 2,3 हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं यहाँ प्लॉट करती हूँ। तो प्लॉट करेंगे हम, a डबल डैश है 3,2 दैट इज़ दिस वन, ये a डबल डैश हो गया। b डबल डैश है 2,3 यानी कि ये b डबल डैश है। तो अगेन मैं ये ट्रायंगल भी बना दूँ रिफ्लेक्ट करने के बाद में, ये डबल डैश a डबल डैश b डबल डैश को o से ज्वाइन करके और एक दूसरे से भी ज्वाइन करा दिया और ये एक ट्रायंगल बन गया y एक्सिस में। ओके, नाउ लिखा हुआ है नंबर सी, रिफ्लेक्ट द ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश ऑन द एक्स एक्सिस एंड नेम इट एज ओ ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश। अब ये ट्राइंगल अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती है तो इस बार एक्स चेंज नहीं होगा, वाई चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको भी अगर लिखूं कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अगर होता है तो क्या होता है, ए डैश है -3,2, इस बार ए ट्रिपल डैश बना, x एज इट इज़ है, y 2 का -2 हो गया। वैसे ही b डैश -2,3 है तो b ट्रिपल डैश जो बना वो x एज इट इज़ है, y चेंज हो गया। अब इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं। सो a ट्रिपल डैश है -3, -2 -3 -2 यानी कि ये पॉइंट है, ये हो गया a ट्रिपल डैश, ठीक है। और है b ट्रिपल डैश -2 -3 यानी कि दिस वन, दिस इज़ b ट्रिपल डैश। अब इसको मैं ज्वाइन करती हूँ, ये a ट्रिपल डैश से किया, ये b ट्रिपल डैश से किया और ये एक दूसरे से a ट्रिपल डैश b ट्रिपल डैश को ज्वाइन कर दिया। सो इस तरीके से ये ट्रायंगल एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो गया और हमारा सी नंबर तैयार हो गया। नाउ नंबर डी लिखा हुआ है, जॉइन द पॉइंट्स a डबल डैश b डबल डैश b डैश a डैश a ट्रिपल डैश b ट्रिपल डैश b। इसको हमको खाली ज्वाइन करके और फिर बताना है इस ज्योमेट्रिकल नेम का, इस क्लोज फिगर का नाम। तो जो बोल रहा है उसको ज्वाइन करते हैं, a उसके बाद में a डबल डैश यानी कि ये, इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर a डबल डैश के बाद b डबल डैश, वो ज्वाइन है ही, b डबल डैश के बाद b डैश यानी कि इसको ज्वाइन करो, तो इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर b डैश के बाद में a डैश ज्वाइन है, इसके बाद में a डैश के बाद a ट्रिपल डैश को ज्वाइन करो, इससे वो कर लिया, a ट्रिपल डैश के बाद b ट्रिपल डैश ज्वाइन है और b ट्रिपल डैश b से ज्वाइन किया। और अब ये फिगर देखो, इसका मतलब अंदर के ट्रायंगल एक बार भूल जाओ, खाली ये फिगर देखो तो कितने लाइन हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिकॉज 8 लाइन्स के ये क्लोज फिगर बना है, यानी एक पॉलीगॉन बना है, कैसा, ऑक्टागॉन। 8 फिगर्स का पॉलीगॉन है तो ऑक्टागॉन है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सेक्शन बी के ऊपर, जल्दी ही लेकर के आऊंगी। तब तक तुम लोग भी प्रैक्टिस करो सो दैट ये और इजी हो जाए कि तुम लोग अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ टैली करो, उससे प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी एग्जाम्स के लिए। ओके, एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।